अच्छा, हमारा जो चैप्टर है साउंड का, इसमें हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था साउंड का, कि साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या है कि दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं जो ऑब्जेक्ट के, जिसकी वजह से हमने जो है वो वेव जनरेट की हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी, उसी पैरेलल डायरेक्शन में साउंड वेव जनरेट हो रही होंगी। सही है। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या करेंगे, किसी भी रबर पैड से अगर वाइब्रेट कराएंगे, इसको इस पे पुश करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक साउंड वेव जनरेट हो जाएंगी विद द नेबरिंग एटम्स। ठीक है। क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जो है एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आप रबर कॉक के ऊपर उसको वाइब्रेट वो करोगे, हार्डली हिट करोगे, तो ट्यूनिंग फॉर्क खुद मूव करना शुरू कर देगा। जब मूव करेगा तो उसके नेबरिंग जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे उसके एयर से। वो वाइब्रेट करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन होगी उन एयर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। ठीक है। यही वजह है कि वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्यूम के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो उनके बिटवीन कोई फ्रिक्शन नहीं होती, और उसकी वजह से कोई आवाज नहीं होती। So sound waves are the longitudinal waves. They do not travel through the vacuum. This is the basic reason, because they are produced by the vibration of air molecules. ठीक है। और वो होते नहीं है वैक्यूम में, तो फिर कोई साउंड नहीं आती। इसीलिए आपने देखा होगा कोई जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते हैं, उसके अंदर जो है वो पूरा ग्लास का रूम होता है, जिसे वैक्यूम रूम कहते हैं। तो उसमें जो है वो जब कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तो उसके बाहर वालों को आवाज नहीं जाती। वो हेडफोन पहन के रिकॉर्डिंग करता है, और जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उन्होंने भी हेडफोन लगाए होते हैं। माइक के साथ तो तार तार लगा होगा ना। वो रूम के अंदर थोड़ी वैक्यूम होता है। रूम में अगर वैक्यूम हो जाएगा तो मर जाएगा वो, सांस कैसे लेगा उसके। बेसिकली ऐसा होता है कि रूम और बाहर का जो एरिया है, सराउंडिंग का एरिया, इनके बिटवीन वैक्यूम क्रिएट करता है। जो उनके डोर लाइनिंग होती है ना, जो उसकी, हाँ मतलब अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती, बाहर की आवाज अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि जी, उनकी जो, उनका जो डोर होता है, जो वैक्यूम रूम कहलाता है, साउंड प्रूफ रूम कहलाता है, उसके डोर्स के अंदर, उसकी वॉल्स के अंदर आपने जो है ना वैक्यूम रबर लगा दी होती है, ताकि वैक्यूम क्रिएट करे, ताकि अंदर और बाहर के जो है वो ना एयर जा सके ना साउंड जा सके। ठीक है। तो वो अंदर रूम के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि वो अंदर प्रॉब्लम ना हो किसी को। ठीक है। तो वो कंट्रोलर के साथ रूम बनाया जाता है, इसीलिए स्पेशल रूम होता है। Further, sound is a form of energy which is transferred from one point to another in the form of waves. Sound is produced due to vibration of air molecules. Sound waves travel in form of compression and rarefaction. Compression rarefaction मैंने बताया था क्या होते हैं। जहां पर waves करीब हो जाए वो compression है, और जहां पर दूर हो जाए वो rarefaction। ठीक है। जैसे कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ बन रही थी वहां पर ट्रांसवर्स में, इसी तरह यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बन रहे, पहले कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल है ना, जिनमें पैरेलल चलते हैं। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, वाटर वेव्स होती है। ठीक है। वेव सारी ट्रांसवर्स 90 डिग्री होगा। बोलो क्या हो जाएगा। नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, लेकिन नजर आएगा ब्लास्ट। यही वजह है कि सनलाइट हमारे पास आ जाती है, ठीक है, लेकिन सन पे होने वाले ब्लास्ट आपको नहीं सुनाई देते। तो सन पे इतनी मिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, मिलियंस और बिलियंस। ठीक है। जिसके से स्टार फॉर्म होते हैं, तो वो आपको वो ब्लास्ट सुनाई नहीं देते, जो वो फायर का इल्यूशन होता है, वो आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा एक प्रोसेस है स्टार फॉर्मेशन का। हाँ। सही है। तो उसकी हम वीडियोस भी दिखाएंगे आपको, स्टार फॉर्मेशन की, ज्यादा मजा आएगा। क्या बना के, यहाँ कैसे बनेगा स्टार फॉर्मेशन, यहाँ कैसे बनेगा। हाँ डायग्राम है, लेकिन डायग्राम में वो लुक थोड़ी आएगा जो एक आपको एनिमेशन वीडियो में नजर आएगा। एनिमेटेड वीडियो ज्यादा बेहतर लगेगी। ठीक है। Sound waves travel in the form of compression rarefaction. Example, the vibrating prongs of the tuning fork compress and rarefy the air molecules and sound waves are sent out. वही बात जो भी बताई। यार मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है, सुफियान भी कहता है, आज तुम भी कह रहे हो कि बना के दिखाएं।
अब दुनिया और आगे जा रही है। तो हमारे टाइम पे जब हम बनाते होते ना, हमें बड़ी खुशी होती है कि हाँ यार ये बोर्ड में बना हुआ है। उसके बाद तो अब तो हम सब वीडियोस एनिमेशन पे जा रहे हैं कि यार हमें रियल लाइफ टच मिले। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्लॉटिंग होती है, 3D मॉडलिंग है, मैं यहाँ पे क्यूब बनाऊंगा ना, वो शायद इंप्रेसिव ना हो जो तुम्हें मैटलैब सॉफ्टवेयर के थ्रू बनते हुए। तो बेसिकली वीडियो एनिमेशन से पढ़ाई अब हो रही है सारी दुनिया में, उससे देखने में ज्यादा फीलिंग आती है रियल टाइम। बोर्ड पे आप बन जाएगा, आपको लगेगा हाँ थोड़ा बहुत सही है, एक्चुअल फीलिंग थोड़ी आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्फेयर मैं बनाऊंगा, वो स्फेयर आप एज्यूम तो कर लोगे, अच्छा ठीक है यार ये इसकी एक डायरेक्शन सर्कुलर है और एक आउट ऑफ द बोर्ड है, लेकिन आउट ऑफ द बोर्ड क्या होगा, यहाँ पे स्लांटली बनानी पड़ेगी। और अगर इसी जगह पे आपको 3D मॉडलिंग में अगर कोई वीडियो में बन जाए स्फेयर, कि ये स्फेयर है, इसको कट करेंगे सेंटर से, ये है इसका वॉल्यूम चंक निकाल के दिखाएंगे, ये जैसे वो तरबूज वाला काट के दिखाता है आपको, ठीक है, वो आपको वहां उसके पीसेस दिखेंगे। क्योंकि अब तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, मैटलैब एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो 3D मॉडलिंग करता है, हर वेक्टर प्लॉट कर देता है, वो 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल वेक्टर्स प्लॉट करता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है ना, दो सरफेसेस, एक वॉल्यूम को भी मर्ज करो ना, तो किस तरह की सरफेस बनती है, उसका कोन, उसका एनवेलप सब बना के दिखाया था। मतलब इस हद तक विजुअलाइजेशन चली गई। तो अगर कभी वो देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए मैं जब मोटर्स पढ़ा रहा होता हूँ, जनरेटर पढ़ा रहा होता हूँ, मैं वीडियोस दिखाता हूँ। मोटर जनरेटर हमने यहाँ बना दिया, मैं बताता रहूंगा यार ये यूं घूमता रहेगा। जब तुम सामने देखोगे ना कि यार अच्छा ये कॉइल घूम रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन है, साथ में टाइमर लगा हुआ है, यहाँ कॉइल घूमेगा, यहाँ पे साइनसॉइडल वेव बन रही होगी, तो वो एक अलग ही फीलिंग आएगी, रियलिटी समझ में आएगी उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्रेशन एंड साउंड इज द रीजन इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर। ठीक है, रेयरफैक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अपार्ट। सिंपल है, जहाँ करीब आते हैं कंप्रेशन है, दूर चले जाते हैं रिफ्रैक्शन हो जाता है। Since compression and refraction travel horizontal and parallel to the direction of sound wave, so sound waves are longitudinal. मैं बोल रहा हूँ ना, कंप्रेशन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रिफ्रैक्शन बनेगा, ये आपस में सेल्फ एडजस्टिंग है। हाँ भाई, ये इंटेंसिटी है, मैंने एक बार फोर्स लगा दी, तो इसी फोर्स में इसका रूल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्प्रिंग खींचा छोड़ दिया, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा ना, वो एनर्जी को डायोड करेगा, फिर उसी एनर्जी से गेन करेगा, फिर उससे डायोड करेगा, लेकिन हर बार एनर्जी कम होती जाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है ना, फिर वो तो जितना एक्शन दोगे उतना रिएक्शन देगा। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग भी स्टोर करता है एनर्जी, या कोई भी जो क्या कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, तो वो एनर्जी को रिड्यूस करेगा आपकी, दोबारा एनर्जी देगा जरूर लेकिन कम करके देगा, तो इसलिए एक वक्त में आके वो रुक जाएगा। अगर ये आइडियल कंडीशन होती तो वो वाइब्रेट करता है। तो इसी तरह है कि आपने एक पाँव रखा, आप चलते गए दुनिया भर, जिंदगी भर चलते गए, आपने गाड़ी स्टार्ट की, वो कभी बंद ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये इसे कहते हैं परपीचुइटी। परपीचुइटी इज नॉट पॉसिबल। जो नेचर है उसके अंदर आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ता है कोई भी आउटपुट लेने के लिए, बगैर मेहनत के कोई नतीजा मिलता नहीं है ना। तो परपीचुअल मोशन मशीन इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट। एक कायनॉट साइकिल इंजन बनाया था एक साहब ने, तो वो उन्होंने तस्करा किया था कि भाई अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे ना इंजन को, तो जिंदगी भर इंजन चलता रहेगा। तो वो उन्होंने आइडियल सिचुएशन बताई थी, तो उसमें ना एयर कंसिडर किया था, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर किया था, ना फ्रिक्शन कंसिडर किया था। तो एनर्जी लॉस नहीं है, तो कोई भी दुनिया की कोई चीज है वो चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बार खाना खा लूँ तो मैं जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी खाने की, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो energy converts from one form to another and so as the cycle of the universe goes on. अगर ऐसा ना हो तो हर कोई एनर्जी आइसोलेट करके अपने पास रख लेगा और कोई और सिस्टम चलेगा ही नहीं। जस्ट लाइक एग्जांपल कोविड के दिनों में आपने देखा था इकोनॉमिकल साइकिल रुक गया था। कैसे रुक गया था? क्योंकि कोई पैसे ना कमा रहा था, ना कोई पैसे खर्च कर पा रहा था, लेकिन जरूरत सबकी थी, लेकिन कोई बेचने वाला भी नहीं था और कोई खरीदने वाला भी नहीं था। तो मामला खराब हुए ना, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इंटरवीन करते हैं, छोटे छोटे सेक्टर खोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़े थोड़े बेहतर सेक्टर खोले, फिर क्लोज सर्कल में खोले, कम टाइमिंग में खोले, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, ट्रांसफर जरूर होगी। ठीक है, तो एक जगह पर आइसोलेशन में नहीं रह सकती। इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो तो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब मार्केट क्या है, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंज्यूमर एंड बायर्स कम विद द क्या कहते हैं इंटेंशन टू सेल और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर इंटेंशन से नहीं आएंगे तो वो काम, विंडो शॉपिंग कभी तो कर लेता है आदमी, हमेशा थोड़ी करता है। अगर कभी भी नहीं खरीदेगा तो वो शख्स मार्केट में ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। इसी तरह हाँ, देनी तो पड़ती है ना, वो इंटेंजिबल है, लेकिन बात सारी है इसी तरह एनर्जी है, तो एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, साइकिल यूनिवर्स का चलता जाएगा। ठीक है,
Since the compression rate fraction travels horizontally and parallel to the direction of sound waves, so sound waves are longitudinal. क्योंकि compression rate fraction parallel चलते हैं, इसलिए sound waves longitudinal waves में behave करती हैं. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये compression को C से denote कर रहे हैं, rate fraction को R से कर रहे हैं. तो अगर किसी को wavelength measure करनी है तो कैसे करेंगे? wavelength measure करनी है, पहले तो क्रस्ट पे क्या होता है ना, ट्रांसवर्स में क्या होगा, क्रस्ट पे ड्रॉप है, एक कंजक्टिव क्रस्ट या कंजक्टिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस लेके लैम्डा आ गया, या फिर आप बताएंगे क्रस्ट के बीच में लेके लैम्डा आ गया. ठीक है, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे, हाँ एक सी और दूसरी सी के बीच में, लेकिन अब इतनी सारी लाइनें हैं सी के अंदर. एग्जैक्टली सेम, हम कोशिश ये करते हैं, हम मिड पॉइंट ले लेते हैं. जैसे कंप्रेशन में अगर 6 लाइन है ना, तो हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेंगे. हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, थर्ड नहीं, हम ये देखेंगे कि ये 6 लाइनें कितना डिस्टेंस बना रही है. फॉर एग्जांपल ये 6 लाइंस बना रही है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का आप होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे आपने पॉइंट लगा दिया, और दूसरे वाले पे भी यही किया, तो पॉइंट लगा दिया, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया. ठीक है, पेपर में आती है, पेपर में डायरेक्ट कंप्रेशन बनी हुई आती है स्केल से, लेकिन उसमें एरर अच्छा खासा अलाउ करते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेटली नहीं होता ना, पेपर प्रिंटिंग सही होनी चाहिए उसके लेवल. ठीक है, अब ये लैम्डा, कोई भी दो कंजर्वेटिव कंप्रेशन हो या रेट फ्रैक्शन हो, मैं ज्यादातर जो है ना वो रेकमेंड करता हूँ कंप्रेशन के बिटवीन लिया करें, डिस्टेंस लिया करें. रेट फ्रैक्शन के बिटवीन ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट फ्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आखिरी लाइन से हो रहा है, इससे हो रहा है, किससे हो रहा है, तो रेट फ्रैक्शन में कंफ्यूजन रहती है. आंसर रेट फ्रैक्शन कंप्रेशन खत्म होगा, रेट फ्रैक्शन मेरे हिसाब से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बिल्कुल ऐसे ही. To demonstrate the medium is required for the transmission of sound. Sound waves require a medium in order to travel from one point to another. Since sound waves travel in the form of compressions and rarefactions, if there is a vacuum, there will be no compression rarefactions. जो मैंने अभी explain किया था, क्योंकि जब वैक्यूम होगा तो एयर ही नहीं होगी, एयर ही नहीं होगी तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कहाँ करेंगे. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में क्या है भाई, बेल जार एक्सपेरिमेंट कहलाता है. ये बेल जार, इसमें बेल होती है और जार के अंदर होती है. ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पर एक बेल लगा ली है, इसका गोंग है, ये गोंग के साथ ये क्लैपर है, ऊपर क्या है, ये कॉक लगा दिया आपने, रबर बंग है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, इधर वोल्टेज सप्लाई दी है, यहाँ स्विच है, अंदर एयर है. ठीक है, यहाँ पर ये गैस जार है और यहाँ वैक्यूम पंप है. आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको यहाँ से, यानी कि स्विच को ऑन करेंगे बेल के, ये बेल बजना शुरू हो जाएगी करंट की वजह से. जब बेल बजना शुरू हो जाएगी, क्या आप वैक्यूम पंप से आहिस्ता आहिस्ता एयर निकालना शुरू करेंगे. तो ऐसे से एयर सक करेंगे, आपको नजर आएगा कि साउंड कम होना शुरू हो गई है. एक वक्त आके जब पूरा सक्शन क्रिएट हो जाएगा तो साउंड नहीं आएगी, सिर्फ आपको गोंग वाइब्रेट होते हुए दिख रहा होगा, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही होगी. ठीक है, तो इसको वाइब्रेशन होगी. फिर यहाँ वैक्यूम पंप है ना पीछे, हाँ इसको ले लो सिंपल. अगर इसका सिंपल मोड ले लो तो इंजेक्शन नहीं होता, जो सिरिंज होगी उससे खींच लो, वो बड़े वाले होंगे, पिस्टन होगा, पिस्टन के साइडों में रबड़ होगी और उससे एयर सक कर लो. क्या बोल रहे हो भाई, वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन है लेकिन एयर मॉलिक्यूल नहीं, तो कौन साउंड देगा, वाइब्रेशन क्यों नहीं, मूवमेंट तो हो रही है, एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन नहीं होगी, बस गोंग से टकराता रहेगा अंदर. ठीक है, तो fix an electric bell in a glass jar. When a current is passed, the ringing bell is heard. ठीक है, the air in the glass jar is gradually pumped out with the vacuum pump. The sound slowly becomes softer. When the air is completely pumped out, no sound is heard from the ringing bell. जो हमने बात की. हाँ, एयर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, वो उनके अंदर. हाँ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में डिफरेंस आएगा, जिसमें हाई फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा तेज साउंड करेगा. मिक्सचर है, हाँ एयर है ना, वो ऑक्सीजन कहना चाह रहे होगे तुम. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें अच्छी है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो हैवी होती है, ज्यादा आवाज आएगी.
फिर डिपेंड करता है जिसका वेट कम होगा, एटॉमिक मास कम होगा, आप पीरियोडिक टेबल तो उठा लो, एटॉमिक मास कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, आवाज भी कम हो जाएगी। सिंपल रिलेशनशिप है। फ्रिक्शन तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, रगड़ से ही तो आवाज आती है मेरे भाई, फ्रिक्शन ही तो साउंड प्रोड्यूस करता है। एयर मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट करेंगे, अगर वो स्लाइड कर जाएंगे तो आवाज थोड़ी आएगी। क्या समझे? तुम कभी स्लिप होते हो तो तुम्हारे मुंह से आवाज आती है, जिसम से नहीं आती, ठीक है। लेकिन टायर जब ब्रेक पे लगते हैं ना, ब्रेक जब टायर पे लगते हैं तो आवाज आती है जोर से, क्यों? फ्रिक्शन, रफ सरफेस है। वो मैंने स्टार्ट से तो बताया था कि फ्रिक्शन की वजह से तो आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर मत हो ना, हालात खराब हो जाएंगे। चलो, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, द नेचर ऑफ मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। अलग अलग मीडियम होंगे, कंडक्शन हाई होती है, ठीक है। So the nature of medium affect the speed of sound. The speed of sound depends on the density of the medium. The denser is the medium, the higher is the speed of sound. ठीक है ना? जितना high dense medium होगा, उतने ज़्यादा molecules, उतना ज़्यादा interaction, बीच में gap नहीं, losses नहीं, समझ में आती है logic? ठीक है ना? फिर सबसे highest solid में होगी, उससे बाद liquid में होगी, then gas में होगी. The approximate value of speed of sound in different mediums is listed here. गैस में क्या है 300 मीटर्स पर सेकंड, ये न्यूटन ने इसको भी दरियाफ्त किया था। एक लेप्लास साहब थे, उसने इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया कि 330 होती है, लेकिन हम 300 पढ़ेंगे ओ लेवल के साथ। आवाज की स्पीड, साउंड वेव कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं गैस के लिए, ठीक। लिक्विड्स में 1500 मीटर्स पर सेकंड, सॉलिड में सबसे हाईएस्ट। स्लो स्लो है, लेट और स्लो तो सेम ही होगा। देखो लेट आएगी तो देर से सुनाई देगी, इंटेंसिटी का फर्क नहीं है इससे, साउंड की स्पीड का फर्क है, जल्दी और देर का फर्क है, ठीक है ना। हाई साउंड अभी तो गैस है ना, प्रोसेस भी होंगे, कर दो नॉक करके, ये करो हवा में, यही चीज हवा में करो, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना, खत्म बात। सिंपल सी एग्जांपल है, आवाज फूक मारो, पानी में स्टॉ डालो, फूक मारो, तुम्हारी इस्तेताद नहीं कि तुम बात कर दो, पानी कराएगा मुंह में, वहीं पे करके बजर लगा दो, बजेगा। क्या समझे? स्पीकर डालो पानी में, जाके सुनने की कोशिश करो। पानी में आती है ना आवाज, पानी में सिक्का गिराओ, आवाज आती है, सॉलिड से कम आती है लेकिन वैसे आती है। हवा में उछालो, नहीं आएगी, गिराओ नहीं, उछालो तो सही ना। वो मुंह से, वो वाइब्रेशन से नहीं, वो वोकल कॉर्ड से आ रही है, ठीक है। वो कपड़े की अपनी आवाज। अच्छा एयर में वो आप अक्सर देखो वाइपर्स लो, वाइपर लो, उसको भी आप एयर से कट करो तो शार्प नॉइज आती है ना, क्यों आती है? सॉलिड और गैस का इंटरेक्शन है ना, सॉलिड और गैस का इंटरेक्शन कैसे हो, और बेसिकली शार्प ही टकरा रहा है ना, शार्प है, जो ब्लेड होगी या कोई मतलब कपड़े की तुम बात कर, जब कपड़ा तुम जोर से हवा में ऐसे घुमाओगे ना तो वो एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खुला हुआ थोड़ी होगा। हाँ रैकेट होता है, बिल्कुल सही। तो जितना शार्प होगा ना उतना एयर मॉलिक्यूल जल्दी कैप्चर करेगा, उनसे ज्यादा तेज कोलाइड करेगा। तो ये एक फैक्टर आया था जहाँ एरिया रिड्यूस हुआ, जब एरिया रिड्यूस होता है इंटेंसिटी हाई रहती है, ठीक है ना। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया, तो एरिया रिड्यूस होगा तो इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। इक्वेशंस याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सवाल का जवाब खुद बनता रहे। ऐसा हवा में तुक्का नहीं लगता, हर चीज का पीछे बेसिस होगी, फिजिक्स में लॉजिक होगी, वरना फिजिक्स में जवाब नहीं आया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, क्या क्या फैक्टर्स हैं स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। मीडियम तो हमने पढ़ लिया ना, अब फैक्टर्स हैं कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो साउंड वेव की स्पीड तेज होगी, ठीक है।
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा तेज मूव करेंगे तो हाई फोर्स तो हाई फ्रिक्शन है। ठीक है, सब रिलेटेबल है भाई, सब पढ़ते हुए आओ पीछे से, रिलेट करो। आगे आ जाओ, डेंसिटी, साउंड ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम, क्यों? अभी बड़ा ऊपर पार्टिकल, बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा पार्टिकल होंगे और ज्यादा करीब होंगे। अब देखो आ रहे ना जवाब खुद दिमाग से। मैंने शुरू में कहा था ना कि शुरू में तुम लोग कहते थे कि क्या है डायनेमिक्स, भाई जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी तुम्हारा खुद ही जहन बढ़ता जाएगा। अब आखिरी चैप्टर पे आओगे ना तो खुद हर चीज रिलेट हो रही होगी। अभी क्या है कि जब इल्म की कमी होती है ना तो आदमी अमल भी नहीं कर सकता और किसी को बता भी नहीं सकता। इल्म के बाद आप बता सकते हो, अब तब भी ना बताओ तो फिर आपके अंदर अमल की कमी है। ठीक है भाई। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई? एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, इट्स इम्प्योर एयर मिक्सचर। नमी, नमी का हवा में तनासुब ज्यादा होता है ना। जब जब आप कभी सुनते हो न्यूज के अंदर तो आज जो है वो अबर आलू मतला था और हवा में नमी का तनासुब 60% था। कभी सुनाओ पीटीवी की न्यूज? ह्यूमिडिटी गर्मियों में यूजुअली ज्यादा होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है ना उनका टेम्परेचर हाई हो रहा होता है। ठीक है ना, गैस में वो सर्दियों में क्या होता है, वो रहे होते हैं फ्रिक्शन वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉलिड की तरफ जा रहा होता है। एयर जो है वो कंडेंस हो रही होती है, कंडेंस हो रही होती है। जब सर्दियों में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाती है, तो इस वजह से ड्राई एयर हो जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में तो वो स्टीम की तरफ जाती है। इसको रिलेट करो ऐसे दोनों, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाती है, जब बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाएगी तो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू होंगे तो ह्यूमिडिटी आएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, ऐसे ही मुझे लगा तुमने कुछ लगाया होगा। हाँ मुझे भी ऐसे लगा। चलो, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करते हैं कि कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं ह्यूमन एयर। तो मैंने शुरू में बताया था 20 हर्ट्ज टिल 20,000 हर्ट्ज। ऐसा नहीं कि इसके बाद कान फट जाएंगे, उसके बाद कान सेंस ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सर नहीं, 20 से नीचे वाली भी नहीं आएगी, ऊपर वाली भी नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, वो इंटेंसिटी से होता है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है कितनी जल्दी आ रही है आवाज। वो अलग है, वो क्वालिटी है, पिच ऑफ साउंड है, वो भी पढ़ेंगे हम। वो उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी अलग एक चीज है। फ्रीक्वेंसी है वेव जल्दी आना, तेजी से आना, तेज नहीं आना, फर्क है दोनों। पिच इवन पिच भी नहीं, इंटेंसिटी। पिच जो तुम कह रहे हो ना वो शार्पनेस को कहते हैं। जैसे वहाँ फीमेल की पिच हाई होती है, आवाज फीमेल की जो आवाज होती है वो पहचानी जाती है ना, क्योंकि उनकी पिच जो है ना वो श्रिल होती है। और जो मेल्स होते हैं उनकी पिच जो है वो ग्रेव होती है। अगर आप मर्दों की आवाज सुने तो वो भारी होती है, औरतों की आवाज सुने तो वो बारीक होता है, चुभने वाली आवाज, सॉरी मतलब चुभने वाली ये नहीं कि शार्प होती है। और आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इजीली कि ये खातून बात कर रही है या हजरत बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो बात है, वो बात है। इधर आ जाओ बेटा। The range of frequency which is a listener can hear is the audible frequency range. A normal person can hear the sound having frequency between 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक है, a sound with the frequency less than 20,000 hertz, 20 hertz is called infrasound या infrasonic waves. ठीक है, and above the 20,000 hertz is called ultrasound या ultrasonic waves. वो करो थी लेकिन होती साउंड वेव। ठीक है ना, इसीलिए उसको मीडियम चाहे में करके आता है, जेल लगा रहे होते हैं तो फास्टेस्ट मीडियम देते हैं उसको। ठीक है, नहीं लाइट से नहीं होता, अल्ट्रासाउंड में ये होता है, साउंड वेव जाती हैं और जिस एरिया पे इफेक्ट करवाते हैं ना, वो देखा होगा रिमोट जॉयस्टिक जैसा होता है अल्ट्रासाउंड किसी का अगर होता है देखो, तो वो पूरे स्टमक के ऊपर घुमा रहे होते हैं उसको, और घुमाते हैं जहाँ जगह अल्ट्रासाउंड चाहिए तो वहाँ साउंड वेव जा रही होती है। इनऑडिबल है, साउंड वेव जाके टकराती है उससे, वापसी आती है। जब वापसी आती है उसको हम इमेज में कन्वर्ट कराए, इमेज में वेव में कन्वर्ट हो, लाइट वाला एक्सरे। एक्सरे भी लाइट नहीं होता, वो लाइट वो भी कन्वर्ट होता है।
तो आपको लाइट लग रही होती है कि तस्वीर खींच के ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्सरेज भी इनविजिबल होती है। हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फर्क है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो ये वेव है, वो डेंजरस है, ये डेंजरस नहीं है भाई। जो चीज 3 करोड़ मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल कर रही है और एक चीज जो है वो सिर्फ 300 मीटर पे ट्रेवल कर रही है, जमीन आसमान का फर्क है ना, ठीक है। और आसान है, सेफ है। अब जैसे प्री नेटल स्कैनिंग होती है, जिनको जैसे जो औरतें प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, उनको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं हर 1 महीने बाद जो है स्कैन करवाएं बच्चे की कंडीशन देखें, ठीक है। और कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे हार्ट बीट वगैरह स्लो हो जाती है, तो उनको डॉक्टर कहते हैं हर 2 दिन बाद करवाएं स्कैन। तो एक्सरे थोड़ी करवा सकते हो आप हर 2 दिन बाद जाके, तो इस वजह से ये फायदेमंद हो गया ना आपके लिए। एक्सरे डेंजरस है भाई, 2 बार दबा के ज्यादा कहा नहीं सकते, रिजल्ट सेम होता है, ज्यादा अच्छा होता है। एक्सरेज तो खाली बोन्स का इमेज देती है, तो फ्लैश का भी इमेज देती है, पूरा बच्चा दिखा देते हैं कैसे बैठा हुआ। एक्सरे को, एक्सरे अल्ट्रासाउंड उसके बोन्स को शार्पली दिखाती है, वो उसकी एक्सपर्ट है, वो दूसरी जगहों से ब्लैकनिंग कर देता है और सेंटर से जो है ना शार्प कर देता है। अब देखो, एक्सरे करता है फोकस इमेज, अल्ट्रासाउंड करता है होलिस्टिक इमेज। आपको पोजीशन देखनी है, आप एक्सरे वो अल्ट्रासाउंड देख लोगे। आपको इंटेंसिटी देखनी है, आप एक्सरे देखोगे। आपको ह्यूमन फ्लैश को फोकस होकर देखना, एमआरआई सीटी स्कैन करवाओगे, पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अच्छा भाई, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर साहब ने चेक किया, कह रहे हैं अच्छा हाँ यहाँ पर स्टमक में थोड़ी सी सूजन लग रही है, दवा दी, ठीक हो गई, खत्म। नहीं सही हो रही, उसने बोला जाइए एमआरआई करवाइए। वो एमआरआई करवाएगा, एमआरआई के अंदर क्या होगा, उसको मोर फोकसली जाके देखा जाएगा। एमआरआई ये वो बेसिकली गैमा पार्टिकल्स को लो इंटेंसिटी से थ्रो करवाया जाता है, वो है, वो दूसरी तरीके से उसको हाई इंटेंसिटी से करवाते हैं। सीटी स्कैन जो है वो भी टोमोग्राफी है, उसके अंदर भी यही प्रोसीजर होता है, उसमें भी ईएम वेव, लाइट नहीं बोलो, ईएम वेव बोलो यार, लाइट नहीं ना, लाइट से थोड़ी कुछ होता है, वो ईएम वेव, ठीक है। तो वो डेंजरस होती है, इसलिए वो करवाते नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है तो करवाना पड़ता है। जैसे न्यूरोसाइंस है, अब न्यूरोसाइंस इतने छोटे होते हैं, उनको देखने में मसला होता है, तो जब सर की मार लगती है तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड थोड़ी काम होता है, फिर आप सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन क्या होता है, दोनों साइड से जो है ना आपको रेज मिलती है, गैमा रेज, ठीक है। अंदर जो आपके हाइड्रोजन होती है उसके साथ वो मिलके पॉजिट्रॉन के साथ एनिहाइलेशन करता है, वो पॉजिट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, फोटोन लेके वो आपको इमेज देता है, बड़ा काम है। उसकी इमेज आती है, तस्वीर खींच के अंदर जाके आपने लोगों को, ठीक है। तो इसको एक्सरे का गैप देना पड़ता है, इसकी यार ज्यादा डॉक्टर ही बता सकते हैं कि कितनी लिमिट है, लेकिन होते हैं डेंजर से, लेकिन एक्सरे जैसा नहीं होता, क्योंकि इनको हम इंटेंसिटी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नहीं तो स्पीड की, ये तो वैक्यूम नहीं है, कैसे बता सकते स्पीड में, ये तो एयर है ना, वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ होती है ना, एनर्जी लॉस होता है, ऑब्स्टिकल भी तो आ गए ना। लाइट पास होती है ट्रांसपेरेंट से ना, या ट्रांसलूसेंट से, तो ओपेक है, लाइट वैसे रुक जाती है, आ रही है ना सन से, 9 सेकंड में आ रही है, 3 सेकंड में आ रही है, 9 करोड़ मीटर ट्रेवल करें, ठीक है जी भाई। आपने बता दिया साउंड इज फ्रीक्वेंसी लेस देन इस अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड दोनों हो गए ना, बोथ अल्ट्रासाउंड एज वेल एज इंफ्रासोनिक का नॉन ऑडिबल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हैव डिटरमाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्या हुआ भाई, ऑब्जर्वर है, एक गनमैन है, गनमैन ने शॉट किया, ऑब्जर्वर ने देखा कि भाई जिस मोमेंट पे उसने उसकी गन शॉट नजर आया ना, डायरेक्ट जो फायर करेगा तो एक चिंगारी नजर आती है, तो उसने उस मोमेंट स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ठीक है। और जब उसने उसको आवाज आई उसने ऑफ कर दी, इतना एक्यूरेटली होता नहीं है, ठीक है, तो हम सेंसर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। जब उसको आग दिखी तो फिर आप एवरेज लेते हो, ये 2 3 10 बार करना पड़ता है, आवाज बाद आती है, कुछ सेकंड्स बाद आती है। यार इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ ना, एरोप्लेन देखा आपने, एरोप्लेन आता है नजर, फिर साउंड आती है, वो गुजर जाता है, फिर भी आवाज आ रही होती है, ठीक है। तो वो दिखता पहले और आवाज बाद में आती है, समझ गए, इसको कहते हैं मैश नंबर। छोड़ दो, वो मैश नंबर होता है, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि साउंड और लाइट में कितना रेशियो, तो वो मैश 1 मैश 2, जो कुछ लोग मार्क नंबर भी कहते हैं उसको,
ये जो मार्क 3 मार्क 4 रेजर है, इसी पे तो बेस करते हुए हैं रिसर्च की, बहुत फास्ट। एरोस्पेस और एरोनॉटिकल डिफरेंस है। एरोनॉटिकल जो है बेसिकली एयरफोर्स और पायलट्स यूज करते हैं, एरोस्पेस जो है वो स्पेस शटल्स में काम है। मैंने इलेक्ट्रिकल की। चलो आगे चलते हैं। ये भाई गन शॉट किया इसने, इसने देखा वो लाइट आ गई, फिर इसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, फिर इसने देखा वो आवाज भी आ रही है, इसने ऑफ कर दी। ठीक है, ये इसने 10-12 बार किया और इसने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, टाइम इसने मेजर कर लिया, डिस्टेंस को पता है हम दोनों कितने दूर हैं, इसने डिस्टेंस अपॉन टाइम की, जिंदगी आसान है, इसने स्पीड निकाल ली। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, लंबी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना। हाँ हाँ, इसको एवरेज कर लेना, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको, एको क्या है भाई? साउंड टकरा के वापसी आना किसी शार्प ऑब्स्टिकल से। व्हेन एवरेज टाइम, फिर एवरेज टाइम पे डिवाइड होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। When sound is incident on a big surface area, the part of the sound energy is reflected. ठीक है, the reflected sound wave heard after a silence is called an echo. ठीक है, साइलेंस क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है बाउंस बैक होने का एक टाइम होता है बीच में। क्लिफ ए है, क्लिफ बी है, एक जगह से साउंड स्टार्ट हुई, दूसरे गई, टकरा के वापसी आ गई। Suppose a person claps near a cliff A, the sound is reflected back from cliff B and an echo is produced. The distance between cliff is D. Distance तो D है, लेकिन हम डिस्टेंस लेंगे कैलकुलेशन में 2D। क्यों? क्योंकि साउंड ने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया, एको के अंदर आप 2D लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर दो कितनी देर में आया है, तो आपको स्पीड मिल जाएगी साउंड की उस जगह पे। एको, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ echoes. The application of echo include the measuring of large distances or the detection of the location of objects that are not easily sighted. जैसे फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड में टकरा के वापस आता है, तो हम एको की मदद से ही वो मेजर करते हैं कि कितना दूर है। शार्प को प्रोड्यूस करोगे ना यार भाई, आपको पता है कि इस मीडियम में साउंड कितना टाइम में ट्रेवल करता है, तो अब आप अननोन डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। पहले आपको टाइम नहीं पता था, आपने टाइम किसी एक एक्सपेरिमेंट से निकाला, सिचुएशन और मीडियम सेम है, तो अब आप दूसरा वेरिएबल चेंज कर दो, डिस्टेंस अननोन डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे न्यूमेरिकल में होता है ना, दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी निकाल लोगे। 2D को मैं 2D कंसीडर करें। एग्जांपल लेते हैं, हाँ शार्प यार, वहां पर जो है ना कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, जैसे रिजिड ऑब्जेक्ट ज्यादा होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस ये थ्रेड से बना हुआ है, फाइबर से, इसके बिटवीन एयर कैप्चर है, तो एयर कंप्रेस हो जाती है। जैसे हम कहते हैं स्पंज है, स्पंज होता तो सॉलिड है, कंप्रेस कैसे होता है? तो वो कंप्लीट सॉलिड थोड़ी होता है, तो उसके बिटवीन जो है एयर ऑक्यूपाई हो रही थी, एयर कैप्चर हो रही थी, आपके एयर को कंप्रेस करते, तभी तो आप एक मिनिमम लेवल पे आकर रुक जाते हो, साउंड में एब्जॉर्ब हो जाती है ना। बेसिकली साउंड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पर, साउंड ट्रेवल करेगा, टकराएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को प्रेशर देगा, तो जो कंप्रेसिबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो दब जाएंगे, भाई ठीक है आजा तू, समझता नहीं। ठीक है ना, हाँ, और लेके भी आ जाना है। तो कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, साउंड एब्जॉर्ब कर लिया। जब साउंड एब्जॉर्ब कर लिया तो इको नहीं किया, जब जो एब्जॉर्ब करेगा वो रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगा। लेकिन माउंटेन है, कंक्रीट है, वॉल्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेंगे। क्या समझे? जो कंप्रेसिबल होगा, सॉफ्ट मटेरियल, बिल्कुल। जैसे ये क्वेश्चन है, कर्टन्स हैं, ठीक है, बैग है, फिर आपके सर के बाल हैं, ये लगा भी साउंड प्रूफिंग के लिए लगाते हैं, नहीं इसीलिए लगाए भाई। आप देखो कभी स्टेज शोज कोई होते हैं, उनमें साइड्स में या सिनेमा हॉल में साइड में वो होते हैं, कर्टन्स होते हैं, और वॉल्स के ऊपर कुशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकॉस्टिक कंट्रोल एरिया होता है। एकॉस्टिक्स मतलब साउंड कंट्रोलिंग। एकॉस्टिक्स दब जाएगी, फिर सुनाई कम देगी, आएगी, लेकिन जब अगर आपसे पहले ज्यादा ये लगे होंगे तो इनसे एब्जॉर्ब होकर आपको स्लो आवाज आएगी। जैसे इसी तरह होता है सिनेमा हॉल में, जब दूर बैठे हो, अगर स्पीकर पीछे ना हो तो आवाज खत्म हो, तो आगे एब्जॉर्ब हो जाती है, आपको कम मिलती है, तो इसलिए स्पीकर पीछे भी देते हैं।
अच्छा भाई, अभी अहमद अली अबान साहब आ जाए, 1 मिनट रुक जाते हैं। मुझे बोली क्या अच्छा भाई, तो एग्जांपल है हमारी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल बाय सेंडिंग आउट अ सिग्नल ऑफ पल्स ऑफ साउंड एंड नोटिंग द टाइम इंटरवल बिफोर द reflected signal echo arrives, the depth of the sea or even the position of the shoals of fish can be found for military purposes. Echo sound is used to detect the position of the mines and submarines. ओके यार, ये साउंड इतनी तेज कैसे कि यार जा जाके टकरा के आ रही है, तो हेयरिंग साउंड जरूरी नहीं है, आप अल्ट्रासाउंड वेव की बेसिक वो भी साउंड है भाई, ठीक है, तो वो आप भेजोगे वो टकरा के आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसका वो सेंडिंग पल्सेस का जनरेटर होता है, ऐसे थोड़ी अच्छा आवाज थोड़ी मारेगी, हाँ भाई कोई है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, तो बाकायदा जनरेटर्स होते हैं। टाइम लगता है, देखो ना जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो अभी तक कंप्लीट तो कोई मेजर नहीं कर पाया दुनिया। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके अंदर मुझे एक्चुअल डेप्थ तो नहीं पता। अच्छा ये कहाँ है? अच्छा, मैंने ना क्योंकि एक वीडियो में देखा था, उन्होंने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बताई हुई थी कि वो दिखा रहे थे कलर ऑफ लाइट, कौन कौन सी लाइट पहुंच रही है इस डेप्थ तक, तो एक पॉइंट पे आ गए थे जहाँ पर फिर ब्लैक कलर आ रहा था, कोई लाइट ही नहीं आ रही, तो वो उसके बाद भी नीचे डेप्थ थी लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे, लाइट ही नहीं थी, तो कैप्चर कैसे करते, उनका कैमरा ही फेल हो गया। उसकी जब लिमिट खत्म होगी ना फिर उसके बाद जाएगी, उसके लॉसेस भी तो होंगे, इतनी डिस्टेंस है कि लॉस तो खत्म, लॉसेस हो जाएंगे ना भाई, तुम यहाँ से आवाज दोगे हमारे घर तक थोड़ी जाएगी, एक लिमिट तक जाएगी, फिर वो जहाँ तक उसकी पावर जीरो हो जाएगी वो कम होती है। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि कम हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, पावर कम होती है, फ्रीक्वेंसी हाई रखिए, पावर कम होगी वो लॉस हो जाएगी, आपको सुना है तो ऐसा थोड़ी होगा कि अल्ट्रासाउंड से पीछे हट के हेयरिंग में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं, फ्रीक्वेंसी अलग है, पावर अलग है, पावर तेजी बताती है, इंटेंसिटी बताती है, 20,000 फ्रीक्वेंसी है ना, कि जल्दी बन रही है वेव, तेज आवाज आ रही है, इंटेंसिटी है, पावर है, पावर इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सॉरी उसकी लिमिट होती है, खत्म हो जाता होगा ना, हो जाता होंगे। So among animals, bats are known to use echo to detect the presence of obstacle during flight. तो बैट है वो, उनको नजर तो नहीं आता ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पास से मुंह से जो है साउंड जनरेट करते हैं। बैट को नहीं नजर आता दिन में, हाँ, तो वो अपना पार्ट ऊपर करने के लिए क्या करते हैं, साउंड छोड़ते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसी से ऑब्स्टेकल आता है तो फिर हट जाते हैं, वो इस तरह सेंस करते हैं। यार ये पता नहीं भाई, ये अदर देन फिजिक्स एस्पेक्ट है यार, ये तो मूवीज में ही देखा है कि यार सबसे ज्यादा डेंजरस बैट होते हैं, हाँ चमगादड़ होते हैं ना ये। अच्छा इसको मैंने रियलिटी में कभी देखा नहीं है, कितना छोटा कितना बड़ा होगा, फिल्मों में तो इतना बड़ा दिखाते हैं, चीन के जितना, मतलब कबूतर इतना होगा, तो बड़ा होता है, डेंजरस है यार, हैवी है। आवाज तो चुपती, आवाज तो सुनी हुई है, तो भाई ये क्या कर रहा है, ये इस तरह से चलता है, ऑब्स्टिकल देख के हट जाता है, तो विच कैन पॉइंट द पोजीशन ऑब्स्टिकल दस अवॉइड देम, ठीक है। अब आती हैं कुछ क्वालिटीज, कुछ क्वांटिटीज जिसको हम देखेंगे और साउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। एको होगी तो पता चलेगा ना कि ऑब्स्टिकल टकरा गया, तो उसको फिर वो हट जाएगा, इसकी कम होती है ना, बैट की कम होती है ना। लाउडनेस, if the energy carried by a sound wave, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ लेता हूं। लाउडनेस को मेजर कैसे करेंगे, एनर्जी के पावर के स्पेक्ट्रम, अब आता है वो पॉइंट के तेज आवाज ये लाउडनेस। if the energy carried by a sound wave is larger than a sound is louder and vice versa, ठीक है। loudness depends on the amplitude
The larger is the amplitude, the louder is the sound, and vice versa. जितनी हाई एम्पलीट्यूड की साउंड होगी उतना हाई पिच, उतनी हाई उसकी लाउडनेस होगी, उतनी हाई एनर्जी और पावर बढ़ती है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगी ना हाइट। The louder is the sound and vice versa. कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, if the energy carried by a sound wave is larger, the energy carried by a sound wave is larger ना, साउंड वेव ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी, then the sound is louder, ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा एम्पलीट्यूड आएगा ना, तो ज्यादा लाउड साउंड होगा। मैंने कहा था ना कि तेज आवाज एनर्जी पावर पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इसकी उस पे स्पीड पे, v इक्वल टू f लैम्डा है ना, स्पीड पे करती है, एनर्जी पे नहीं करती। तेज आवाज और जल्दी आवाज आने में फर्क, ठीक है? ये आवाज जल्दी पहुंचेगी क्योंकि मीडियम सॉलिड है, लेकिन ये आवाज सॉलिड से तेज थोड़ी आएगी, फास्ट आएगी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर सॉलिड में मारेंगे तो बहुत तेज आवाज आएगी, मैंने कहा तेज नहीं आएगी, जल्दी पहुंच जाएगी। तेज आवाज आएगी आपके मारने के ऊपर, कितना जोर से आपने मारा है, सही है? पावर जो दोगे वही पावर ट्रांसमिट होगी, एनर्जी कैरियर है ना वेव। क्या है वेव? इज नथिंग बट एनर्जी कैरियर। हाँ एग्जैक्टली, वेव लार्ज होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, वो थोड़ी करना है, तो दोनों अलग एस्पेक्ट है। आप देखो ना इस तरह फॉर्मूले पे चलो, v इक्वल टू f लैम्डा और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ये तीनों एक फैमिली के, ये तीनों एक फैमिली का, ठीक है ना भाई? ये एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है और लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है? और ये डिपेंड करती है पावर, ज्यादा स्क्वायर टर्म्स में बढ़ती है, ज्यादा मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ जाती है। समझो कि एम्पलीट्यूड 1 टाइम 2 टाइम बढ़ा होगा ना तो लाउडनेस 4 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है? और पावर में ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है अलग कॉन्सेप्ट है। अगर एम्पलीट्यूड का मतलब आपने जोर से बोलोगे तो हाइट ज्यादा जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा नहीं लेगी, हाइट ज्यादा जाएगी, ठीक है? एनर्जी स्टोर करेगी, तो एनर्जी स्टोर होगी वर्टिकल एक्सिस में, एनर्जी ज्यादा कैरी करेगी, उसका एम्पलीट्यूड होगा ना, देख लो ना, एम्पलीट्यूड पावर एनर्जी लाउडनेस इंटेंसिटी सब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, कोई ज्यादा होगी तो सब ज्यादा होंगे। ये लिख लो अपने लिए ताकि समझ आ जाए चीज। हाँ स्पीड है सर, आप भी लिख लो ये। हाँ डिस्टेंस वेवलेंथ है ना सर, लिख लिए? एल लाउडनेस है, इतनी एनर्जी से हीट करेंगे तो इतनी नहीं जाएगा वो सॉलिड, क्या किसी को भी करोगे उसमें आएगा, ठीक है? क्लियर है? ओके चलो, फिर आती है पिच। पिच डिटरमाइन द शार्पनेस ऑफ साउंड। यहाँ हम वो बात कर रहे थे कि कितनी कान में लग रही है, कितनी या कितनी सूदिंग है। जैसे गाने हैं, गाते लोग, तो आपको अच्छा गाना कब लगता है? जब आवाज आपको सूदिंग लगती है। अब ये तो हो गई क्वालिटेटिव बात, क्वांटिटेटिव क्या है? उसकी जो वेव का पैटर्न होगा वो स्मूथ होगा, और जो बेसुरा गाएगा उसका वेव का पैटर्न बहुत डिस्टर्ब होगा, ठीक है? तो पिच डिटरमाइन द शार्पनेस ऑफ साउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब आती है फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लाउडनेस के अंदर क्या था? एम्पलीट्यूड था, ठीक है? यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, हायर इज द फ्रीक्वेंसी मोर शार्प एंड इज द साउंड, एंड हायर इज द पिच एंड वाइस वर्सा, ठीक है?
हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। यहाँ देखो भाई आप, औरतों की फ्रीक्वेंसी नहीं, औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी। सॉरी, सुनने की नहीं, कितनी औरतों में सुनने। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है नॉर्मली 19-20 का फर्क होता है। कुछ लोगों की मैच भी कर जाती है। यार ज्यादा तो बहुत तुमने अजीब सी बात कर दी ना, अभी मैं समझा रहा हूँ। आवाज ज्यादा का क्या मतलब? आवाज चुभने वाली होगी, हाई फ्रीक्वेंसी चुभने वाली आवाज है, लो फ्रीक्वेंसी नहीं चुभेगी। इसको श्रिल होगी ना, हाई पिच में श्रिल होगी ना, और लो पिच में ग्रेव होगी, भारी। सॉफ्ट क्यों होगी? सॉफ्ट कैसे हो गई? भारी होती है, पतली होगी आवाज, और क्या होगी? भारी है पतली, अगर उर्दू में बात करेंगे तो तुम इसको इस तरह सेंस करो, फ्रीक्वेंसी हाई होगी ना तो पिच हाई होगी, पिच हाई होगी तो शार्प होगी, ठीक है, शार्प सुनने में शार्प होगी, और वो सुनने में शार्प नहीं होगी, लो होगी, समझो इस तरह से। बहुत ज्यादा कान लगाने पड़ेंगे सेंस करने के। अच्छा भाई, क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर जो है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि दो लोग जो हैं कितना, मतलब आवाज कैसी है। वहां पर थी शार्प और लो, ठीक है, यहाँ है श्रिल और ग्रेव। अब यहाँ क्वालिटी है, मैं बात कर रहा हूँ तुम बात कर रहे हो ना, तो फर्क आ जाएगा ना। तो वो पहचानने के लिए क्वालिटी में जो लिखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वॉइस कैसी है, आवाज सुरीली है, आवाज भारी है, आवाज रोती भी है, आवाज जो है पतली है, इस तरह की हम बात करते हैं ना उन दिनों में, तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट साउंड वेव्स डिटरमाइन द टिम्बर ऑफ साउंड। When sound wave of higher frequency are added to the fundamental frequency of an instrument, then different waveforms are produced. ठीक है भाई, आपने माइक में बोलना शुरू किया, आपकी आवाज बेहतर लगना शुरू हो गया, ऑटो ट्यूनर लगाओ उसके अंदर, तो आपकी वॉइस की क्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आती है बात? कोई सवाल? ऐसी आवाज कम होगी, पावर कम होगी, साउंड कम जनरेट होगी। द टिम्बर ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड वेव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, हायर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। किस किस चीज पर डिपेंड करती है टिम्बर और क्वालिटी? आता है ना सवाल फैक्टर्स पर। पहला है वेव फॉर्म ऑफ द साउंड वेव, किस तरह की वेव फॉर्म है, अगर वो अगर यूनिफॉर्म है तो क्वालिटी अच्छी है, और अगर डिस्टर्ब्ड है तो क्वालिटी बुरी है। ठीक है, फिर आता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी साउंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में बेसिक फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, फिर उसके अंदर आप जैसे हम सुर लगाते हैं ना गाते हुए, तो वो सुर में 7 सुर गाते हैं जो सिंगर, तो वो स्टार्ट करते हैं ना सारे गानों का नी सा, 7 सुर होता है ना, वो उसको खींचते हैं। इनिशियल जो सा की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, पा की ऊपर होती है, रा की और ऊपर होती है, गा मा पा दी सा, ठीक है। तो आखिरी में फिर सा पे आता है, रिपीट, ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट, ठीक है ना। ये जो 7 सुर है, 7 सुर में फिर 8वां जो है ना पहला आता है। तो कभी भी किसी सिंगर को देखो ना, उठाएगा फिर गिराएगा, फिर उठाएगा फिर गिराएगा। जो अच्छी सिंगिंग होती है वो यही होती है ना। कॉन्स्टेंटली जोर से गाने वाला भी अच्छा सिंगर नहीं है, अब वो अमेरिकन सिंगर्स की बात ही कर रहा हूँ। और कॉन्स्टेंटली लो वॉइस जो है मेडिसन वाला स्टाइल, वो भी सही वो नहीं है, लेकिन वो भी उठाते थे खैर। कव्वाल जो होते हैं वो थोड़ा सा स्लो गा रहे होते हैं, लेकिन अब तो वो भी फास्ट गा रहे हैं। तो डिपेंड्स, गुड सिंगिंग इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, जिसमें पीरियोडिक डिस्टर्बेंस आती है आपकी साउंड वेव की। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इनिशियल नोट क्या है, उसके ऊपर सेकंड नोट, फिर थर्ड नोट, फिर फोर्थ नोट। तो इनिशियल नोट को आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सेकंड नोट को आप जो कहते हैं हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। देखो यार गाने लेकिन बजा नहीं रहा। Ultrasound. Ultrasound is the sound wave with frequency greater than 20,000 hertz. Ultrasound is inaudible to humans.
अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर, इसके पर्पज में ये भी आते हैं सवाल, प्रीनेटल स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर सेंट इनटू द बॉडी बाय मींस ऑफ अ ट्रांसमीटर, ठीक है। The echoes reflect from the surfaces, help in prenatal examination to examine the development of fetus. Sorry, अल्ट्रासाउंड क्या कह रहा हूँ? फीटस होता है जहाँ पे बच्चा ठहरता है, वो तुम बच्चा था नहीं कहते, उसकी इमेज होती है, वॉर्म के अंदर ही होती है। तो आपने देखा होगा कभी, जैसे किसी उसमें वीडियोस वगैरह में या कहीं दिखा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा एक यू शेप टाइप की जगह होती है, एक बिल्कुल बलून टाइप बना होता है, उसके अंदर बच्चा होता है, तो उस एरिया को फीटस कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इसकी स्कैन होता है पूरा जाके, देखो अल्लाह की कुदरत है, तो नजर नहीं आ रही वो चीज भी देख पा रहे हैं, अल्लाह ताला की इजाजत है तो देख पा रहे हैं ना, वरना नहीं देख पाएंगे, वरना बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो अभी भी आया नहीं है, तो अल्लाह इजाजत देता है तो हम डिस्कवरी करते हैं, फिर देख पाते हैं, ईमान हमारा यही है, ठीक है ना। Cleaning. The transmission of high ultrasound may result in the creation of cavity bubbles. Due to rare fractions, these cavitation bubbles may displace the contaminated from the irregular surface of the internal cavities. सफाई के पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, कंटैमिनेशन होती हैं कुछ कैविटीज के अंदर, इवन डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, सर अब तो गैमास के थ्रू भी यूज किया जाता है, तो वो जो बीच में गैप्स होते हैं ना जहाँ नहीं गुजर पाती कोई और शार्प चीज, तो वहाँ पे इसकी हाई इंटेंसिटी से क्लीनिंग करवाना है। नहीं कोई भी चीज करा दो, मशीनिंग पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, लैब्स के अंदर होता है, आम जगहों पे नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल, ड्यू टू एक्सेसिव यूज क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ हाई स्पीड हैवी मशीनरी, जैसे टर्बाइंस हैं, ठीक है, उसके प्राइम मूवर्स होते हैं, उसके रोटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर क्रैक्स आए थे जो दिख नहीं रहे होते, वो खुद इतने बड़े, ठीक है। तो टर्बाइन है, इंजन ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन है, शिप में देखा होगा कराची शिपयार्ड जो है, और आपने देखा नेटिव जेटी की करीब, वहां पर पूरे शिप आगे टूटते हैं, तो वहां पर इनकी क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं। These cracks are not visible from the outside. Such cracks can be detected by the ultrasound. A powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. ठीक है, high beam. So reflected pulses of ultrasound from the defective parts can give a clue of the existence of cracks. तो reflect करके आएंगे कहेंगे यहाँ क्रैक है, जहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वहाँ पे क्रैक है, जहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा गुजर जाएगी वहाँ क्रैक, जो है वो साउंड खत्म होता है और इसके साथ ही आप क्लास भी खत्म करते हैं। चल अल्लाह हाफिज़।